अभी देश में एक सत्ता है जिसके अधिकांश लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में न केवल हिस्सा नहीं लिया बल्कि वो उस आज़ादी को कई मानों में अधूरा मानते थे। उनका मानना था कि एक धर्म विशेष के आधिपत्य में अगर भारत आज़ाद नहीं होगा तो आज़ादी अधूरी होगी। और ये जो हिंदुस्तान के दो बड़े संप्रदाय हैं, हिंदू और मुसलमान, दोनों में एक छोटा तबका, उस समय में हाशिए पे रहने वाला तबका ऐसा मानता था कि जब कंपनी राज शुरू हुआ तब मुस्लिम राज था, ऐसे सांप्रदायिक सोच वाले लोगों का ये मानना था। जबकि तरह तरह के रियासतें थी, हिंदू भी थी, मुसलमान भी थी, और उसी तरह से हिंदुओं का एक तबका कि अब ब्रिटिश जाएं तो हिंदू राज होना चाहिए। लेकिन ये दोनों सोच वाले लोग हाशिए पे थे। अधिकांश जनता ने, चाहे वो किसी भी संप्रदाय की थी, उसने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और 1857 में बहुत बढ़ चढ़ के दोनों संप्रदायों के लोगों ने अन्य संप्रदायों सहित इसमें भागीदारी की। उसके बाद बहुत योजनापूर्वक ब्रिटिश शासकों ने भाषा के स्तर पे हिंदी और हिंदुस्तानी और उर्दू का फ़र्क करते हुए, संस्कृति में इस तरह के तमाम फ़र्क करते हुए, जो फ़ारसी अरबी का संस्कृत से, अन्य भारतीय भाषाओं से, फिर लोक भाषाओं का और लोक भाषाओं से उर्दू जन्मी, इन सब चीज़ों को उन्होंने अध्ययन करके और सब चीज़ों को ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की। जो भी साझे सेतु थे उनको ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की और बहुत व्यवस्थित ढंग से कोशिश की। उसके कारण कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जिस धर्म में होते हैं उसके अलग धर्म वाले लोगों के प्रचार को खुद ही सच मान बैठते हैं। जो लोग स्वतंत्रता की इस अवधारणा को मानते थे, खासकर गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सामाजिक आज़ादी की लड़ाई और राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई दोनों एक साथ चल रही थी। सर्वोदय की बात, अंत्योदय की बात, ये दोनों भी एक साथ। कई समूह ऐसे थे जो अंत्योदय की बात को महत्वपूर्ण मानते थे, कई ऐसे थे कि ज़मींदार होने चाहिए, उनसे एक ऑर्डर रहेगा सोसाइटी में। लेकिन कांग्रेस जो है ऐसा मंच थी जिसके नेता सर्वोदय और अंत्योदय की बात करते थे साझी। जो जिस तरह से गांधी जी ने मोक्ष की अवधारणा को माना था, जिसमें सत्य की खोज से मोक्ष होगा और सत्य की खोज दरिद्र नारायण की सेवा से होगी। तो इसमें इहलोकवादी और ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी, उन सब के बीच में एक साझेपन की गुंजाइश थी। उसमें ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी क्रांतिकारियों के बीच में अक्सर एक विभाजन रेखा रहती है। उसी तरह से उन्होंने भजन में दूसरी ही लाइन है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। अब ये जो ये मौजूदा शासन है वो इस लाइन को ही निकाल रहा है और उसमें तमाम एक ही धर्म की बात सब कह रहा है। तो आज़ादी की लड़ाई की जो समझ थी, आज़ादी की लड़ाई की जो विचारधारा थी, उससे खिलाफ वाले लोग आज शासन में हैं। और ऐसे समय में यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इतिहास के तथ्यों को, इतिहास को खंगाल कर देखें और किस तरह से भारतीय समाज के सब संप्रदायों ने इसमें हिस्सा लिया। उसमें मुस्लिम समाज के बारे में तरह तरह की ये झूठ फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो उस झूठ का तथ्यों के आधार पे, इतिहास की वास्तविकताओं के आधार पे हम मुकाबला कर सकें, उसके लिए हमने आज ये सीरीज़ शुरू की है, मुस्लिम स्ट्रगल अगेंस्ट पार्टीशन, मुस्लिम समाज की विभाजन के खिलाफ कोशिशें। तो उसमें ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम बात करने वाले हैं और आज के लिए हम शुक्रगुजार हैं अजीत झा जी का, जिन्होंने
मजरूल हक साहब के जीवनी के बारे में एक प्रारंभिक वक्तव्य देने का कबूल किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिना लंबी भूमिका के चाहूँगा कि अजीत जी अपनी बात शुरू करें। धन्यवाद विजय जी, और इस सीरीज़ के लिए भी धन्यवाद। जो विषय है मुस्लिम स्ट्रगल अगेंस्ट पार्टीशन, विभाजन के खिलाफ मुसलमानों का संघर्ष, तो कोई ये भी पूछ सकता है कि क्या विभाजन के खिलाफ हिंदुओं ने संघर्ष नहीं किया? निश्चित तौर पे किया, पर इस विषय पे चर्चा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आम तौर पर भारत में मुसलमानों को विभाजन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हिंदुओं को विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। कम से कम हिंदू तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं अपने आप को विभाजन के लिए जिम्मेदार, और मुसलमान ही जिम्मेदार थे विभाजन के लिए। ये एक आम राय है, राजनीतिक समूहों में हो या ना हो, पर लोगों के बीच में ये राय काफ़ी व्यापक है। और मेरी अपनी समझ है कि मुसलमानों के भी बड़े हिस्से में ये राय, जो 47 में नहीं मानी जाती थी, लेकिन 47 के बाद जिस ढंग से विमर्श चला उसमें उन्हें खुद भी ये लगने लगा कि हम ही विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। जायज़ जिम्मेदार थे या नाजायज़ जिम्मेदार थे, इसके बारे में एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन विभाजन के लिए हमारी जिम्मेदारी है, ये उनके मन में भी काफ़ी गहरे से बिठा दी गई है। जबकि जैसा कि इतिहास बताया अभी विजय जी ने, 1857 से लेके 1947 तक मुसलमानों का जो संघर्ष है इस राष्ट्र की आज़ादी के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए, वो कई कुर्बानियों से और कई तरह की कोशिशों से भरा हुआ है। इसलिए उस कुर्बानी को, उन प्रयासों को याद करना बहुत ज़रूरी है। इस मायने में ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें कई बार ये गलतफहमी होती है, जैसे मध्यकालीन इतिहास के बारे में कई बार गलतफहमी होती है कि एक अकबर था जो शायद ठीक ठाक आदमी था, पर वो तो एक एक्सेप्शन था ना, इसीलिए उसकी बात करते हैं। बाकी तो सब हिंदुओं के खून के प्यासे थे। या एक दारा शिकोह था जो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के समन्वय की बात कर रहा था, पर असल में तो मुल्ला लोग थे जो हर हालत में सबको मुसलमान बनाना चाहते थे। तो थे मौलाना आज़ाद थे, एक मौलाना आज़ाद थे जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, देशभक्त मुसलमान थे, कोई का दुक्का कोई होंगे। जबकि ये संख्या गिनती करना भी मुश्किल है। मुसलमान शहीदों की अगर 1857 को जोड़ लें तो वो तो कितने अनाम शहीद थे उसमें, उसकी गिनती करना भी मुश्किल है। और जिसको जंग आज़ादी बोलते हैं उसमें भी सैकड़ों हजारों की संख्या में मुसलमानों की भागीदारी थी। तो ये कोई एक दो नेताओं की बात नहीं है, एक दो अपवादों की बात नहीं है। एक व्यापक मुस्लिम समाज और मुस्लिम लीडरशिप के इसमें हिस्सेदारी थी। इसलिए हमें कई नामों से वाकिफ़ होना चाहिए, कई नामों की चर्चा करनी चाहिए। और आज हालत ये हो गई है कि बिहार के मुसलमानों से भी बात करेंगे आप आज, तो शायद वो मजरूल हक को नहीं जानते हैं। हालांकि उनके नाम से क्रिकेट स्टेडियम है बिहार में, एक इम्पॉर्टेंट रोड भी है उनके नाम से, मजरूल हक के नाम से, पर होगा जिसके नाम से कोई होगा। वो उनको बिहार का गांधी कहा जाता था, राजेंद्र प्रसाद को नहीं कहा जाता था। देश भर में गांधियों की गांधी पदवी देने की एक परंपरा नॉन कोऑपरेशन के बाद
शुरू हुई, असहयोग के बाद शुरू हुई। गाँव में भी कुछ हजार गांव में भी आपको उस गांव के गांधी मिल जाएंगे जिनके बारे में ये कहा जाता है उनका नाम ही गांधी जी पर था। तो जब बिहार का गांधी नॉन कोऑपरेशन में कहा गया तो वो मजरूल हक को कहा गया, किसी और को नहीं कहा गया। अगर मैलांचल आप पढ़ें फणीश्वरनाथ रेणु का तो उसमें, और मैलांचल आज़ादी के काफ़ी बाद लिखी गई थी, और उसमें उन्होंने लगभग 40-50 साल के हिंदुस्तान के राजनीतिक सामाजिक इतिहास को एक अंचल के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश की। तो उसमें 5-7 नेताओं के नाम हैं। भगत सिंह, बम फोड़ दिया भगत सिंह मस्ताना, जवाहरलाल नेहरू का नाम है। उसमें मजरूल हक, देश के खातिर मजरूल हक भेल फकीरवा, तो फ़कीर मजरूल हक ये उनको कहा जाता था। और देशबंधु थे बंगाल में तो उनको देशभूषण कहा जाता था मजरूल हक को। तो इस हैसियत के वो नेता थे। मौलाना आज़ाद के कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने से कम 7-8 साल पहले वो मुस्लिम लीग के 1915 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने। 1927 में वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। इसके लिए सब ने उनसे रिक्वेस्ट किया जिसको उन्होंने कबूल नहीं किया किन्हीं खास कारणों से। इस हैसियत के वो नेता थे। उनके बारे में भी आज देश को तो छोड़ दीजिए, बिहार में भी आमतौर पर कोई चर्चा नहीं होती है। कोई एनुअल मेमोरियल फंक्शन भी होता हो इसकी भी जानकारी मुझको नहीं है। तो ये माहौल है, और जो इतिहास है, जो हमारी समझ है, उसमें इतना फ़र्क है कि उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सीरीज़ भी और जो आज के हमारे विषय हैं मजरूल हक, उनकी भी एक ख़ास अहमियत है। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन हुआ। उससे कुछ महीने पहले माउंटबेटन प्लान आया, जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कई बार ये होता है कि कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट किया मुश्किल से, मुस्लिम लीग ने भी बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया। माउंटबेटन प्लान कोई मुस्लिम लीग की डिमांड को मान करके नहीं लाया गया था। माउंटबेटन प्लान को बिल्कुल भी मुस्लिम लीग या जिन्ना उसको स्वीकार नहीं करना चाहते थे। जैसे कांग्रेस ने उसको विशेष परिस्थितियों में स्वीकार किया, वैसे ही मुस्लिम लीग ने भी उसको विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकार किया। लेकिन क्या जब हम विभाजन की बात करते हैं तो इसका मतलब जो 15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ, क्या विभाजन का मतलब इतना ही है क्या? इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। कई देश जिनकी सीमाओं के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, और कई जगह जहाँ लड़ाइयाँ नहीं भी चल रही हैं, वो एक हैं क्या? जो कुर्द लोगों की लड़ाई ईरान में, इराक में, सीरिया में चल रही है, विभाजन तो नहीं है। लेकिन विभाजन हम तभी समझेंगे जब वो एक नया राज्य बनेगा, या विभाजन है और विभाजित समाज लड़ रहा है। श्रीलंका में जो दशकों तक लड़ाई चली, आज वो लड़ाई नहीं चल रही है। लेकिन क्या विभाजन का सवाल खत्म हो गया है क्या? तो हिंदुस्तान की जो तकसीम है, हिंदुस्तान का जो बंटवारा है, उसका मतलब केवल ये है कि 15 अगस्त को 2 राज्य बन गए, या बंटवारे का, पार्टीशन का मतलब ये है पार्टीशन की आइडियोलॉजी, जो कई दशकों तक कुछ समूहों के द्वारा चलाई गई, जिसमें मुस्लिम समूह भी थे और जिसमें हिंदू समूह भी थे, जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को चलाया। और उस आइडियोलॉजी से, उस विचारधारा से किन लोगों ने संघर्ष किया, वो संघर्ष करने वाले कौन थे? वो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे।
तो 15 अगस्त 1947 से जो एक तरफ तो 15 अगस्त 1947 से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मुस्लिम विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, और फिर उससे एक दूसरा निष्कर्ष निकालते हैं कि इस्लाम जिस दिन हिंदुस्तान में आया उससे ही ये तय हो गया या तो वो राज करेंगे हिंदुस्तान में या वो एक साथ नहीं रहेंगे। कई बड़े थिंकर हैं, फिलोसफर हैं जो इसकी बड़ी बड़ी थ्योरी, केवल हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में इसकी थ्योरी है कि जो मुसलमान होता है वो तो किसी के साथ रह नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है कि वो किसी के साथ रहे। तो या तो वो राज करेगा, राज नहीं करेगा तो फिर तो उसको तो एक अलग देश चाहिए ही। तो पार्टीशन जो है वो तो इस्लाम के अंदर ही अंतर्निहित है। इस्लाम है तो पार्टीशन होगा ही होगा, ये भी एक दूसरा निष्कर्ष। इसलिए क्या असल में हुआ, क्या मुसलमानों ने किया, मुसलमानों की वास्तविक राजनीति क्या थी, इसको जानने की, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम राजनीति के अंदर कितनी धाराएं हैं, विचार की धाराएं हैं, अलग अलग क्षेत्र की धाराएं हैं, ज़रूरत के हिसाब से इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की। तो 3-4 बातें हमारे जहन में बैठी हुई हैं और मजरूल हक के माध्यम से मैं उनके बारे में आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। एक तो मुस्लिम लीग का मतलब पार्टीशन, मुस्लिम लीग का मतलब हिंदू विरोध, मुस्लिम लीग का मतलब राष्ट्र विरोध, ये एक सवाल हमारे दिमाग में। दूसरा, इसका सबसे बड़ा औजार क्या था, तो जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं, जहाँ निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होंगे, मुसलमान ही मतदाता होंगे, मुसलमान ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो ये तो 1906 में उन्होंने मांग की, 1906 में अंग्रेज़ों ने एक्सेप्ट कर ली। तब से उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया था पार्टीशन का, जो देर सवेर केवल और केवल पार्टीशन में ही कन्वर्ट हो सकता था। मुसलमानों की राष्ट्रीय आंदोलन में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। ये 3 बातों का बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया जाता है। अब तीनों बातों में कितनी सच्चाई है, ये और मजरूल हक का जो कैरियर है, उनका जो जीवन है, और जो जैसा मैंने कहा वो एक व्यक्ति का जीवन नहीं है। मजरूल हक कई ऐसे दौर आए जिसमें कई पॉपुलर लोकप्रिय विचारों का विरोध करने के बावजूद, कई मसलों पर जो मुसलमानों का सोशल ओपिनियन था उस समय, जैसे जब राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सुधार की कोशिशें की तो सबसे ज़्यादा विरोध उनको हिंदू समाज से ही आया। ऐसे ही मजरूल हक ने कई ऐसी सुधार की बातें की जिसमें मुस्लिम समाज में उनका बहुत विरोध था। इसके बावजूद भी वो मुसलमानों के अंदर और मुसलमानों के बाहर एक लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता बने रहे। तो ये जो सारे सवाल हैं और उसमें जो मजरूल हक की जो पोजीशन है वो केवल एक व्यक्ति की पोजीशन नहीं है। अक्सर मुस्लिम समाज का नेतृत्व भी राजनीतिक क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी उन्होंने लंबे समय तक किया, हमेशा किया, हर मौके पे किया, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने मुस्लिम समाज का नेतृत्व किया। तो इसको अपवाद की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी जिक्र समय समय पर मैं करूँगा। मुस्लिम लीग, जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले एक डेलीगेशन वाइसराय से मिला था। कुछ लोगों का कहना है, उस पर विवाद है, पर कुछ लोगों का कहना है कि वाइसराय ने ही वो डेलीगेशन इंजीनियर किया था। उन्होंने ही कहा था कि आ जाना, कुछ लोग इकट्ठे होकर के, और क्या मांग करना ये भी बता दिया था, और उसी मांग को उन्होंने मान भी लिया, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी।
1906 में मुस्लिम लीग बनी। जब ये मुस्लिम लीग बनी तो इसमें काफ़ी ऐसे मुस्लिम नेता शामिल थे, जिसमें मजरूल हक भी थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन में भी हिस्सेदार, वो ढाका में जाने से पहले कलकत्ता कांग्रेस में भी गए थे। कलकत्ता कांग्रेस में गए, फिर ढाका में गए। और बहुत कम लोगों को ये मालूम है, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो ये ज़रूर है कि उसमें भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना उसका ये लक्ष्य था। और राजनीतिक अधिकारों का मतलब सेपरेट इलेक्ट्रेट, ये 1906 में मुस्लिम लीग का लक्ष्य था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम लीग में के कन्वेंशन में जितने लोग इकट्ठा हुए थे वो सब इससे सहमत थे। ये बात ध्यान में रखने की, ये इसलिए भी ध्यान में रखने की है क्योंकि मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट को मानते हुए भी अपनी नीतियों में कई तरह के परिवर्तन किए। और 1906 में भी मुस्लिम लीग के सम्मेलन में जो मजरूल हक जैसे कई प्रतिनिधि थे वहाँ पर, उनके दबाव से 1906 के प्रस्ताव में भी मुस्लिम लीग का लक्ष्य ये भी रखा गया कि भारत के मुसलमानों में अन्य समुदायों के प्रति वैवनस की भावना को रोकने के लिए मुस्लिम लीग बनाई गई। तो मुस्लिम लीग केवल सेपरेट इलेक्टोरेट की बात 1906 में भी नहीं कर रही है। अन्य समुदायों के साथ हमारा कोई वैमनस्य नहीं होना चाहिए, ये 1906 में भी मुस्लिम लीग का लक्ष्य है। और धीरे धीरे मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्ट में अगले 5-6 सालों में इतना परिवर्तन कर लिया गया कि जो आज़ादी को लेके कांग्रेस की नीति उस समय थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन, यही मुस्लिम लीग का भी लक्ष्य जो है बन गया। और ये लखनऊ पैक्ट से पहले की बात है, क्योंकि ये भी एक जिसको कहते हैं कुप्रचार चलाया जाता है कि जब कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लिया तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, नहीं तो उससे पहले मुस्लिम लीग जो है वो राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जबकि उसके राजनीतिक लक्ष्य जो थे वो पहले से ही उन्होंने लखनऊ समझौते से पहले ही वो कांग्रेस के ही लक्ष्यों के समान उन्होंने अपने लक्ष्य बना लिए थे। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए। 1915 का वाक़या मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। 1915 में मजरूल हक मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और 1915 में उनके साथी और बिहार के राजनीति में उनके सहयोगी सच्चिदानंद सिन्हा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोनों ही कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में हुई। दोनों एक साथ पटना से बॉम्बे एक ही ट्रेन से गए और ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस एक दूसरे को रास्ते में दिखा दिया था। 1915 में जो मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता, जिसको हम लोग फ्रेटर्नल डेलीगेट्स कहते हैं कई संगठनों में, वो जो भी शब्द का इस्तेमाल करते हों, गुडविल डेलीगेशन के तौर पर वहाँ मौजूद थे, जिसमें महात्मा गांधी भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे उस डेलीगेशन में कांग्रेस के, एनी बेसेंट भी थी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे। ये लोग सब मुस्लिम लीग के उस सम्मेलन में मौजूद थे और उस सम्मेलन में मजरूल अध्यक्ष थे और उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर जो अपना भाषण दिया उसके कुछ डिटेल्स जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हिंदुस्तान के हितों की बात है और हिंदुस्तानियों के लिए न्याय की बात है, इसके बारे में मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, आई एम नॉट ओनली एन इंडियन फर्स्ट। आजकल इसका बहुत चलन है और कई लोग मानते हैं उन्होंने ही इसका ईजाद किया है।
I am not only an Indian first, but an Indian next and an Indian to the last in the affairs of the country. मुल्क के मामलों में, देश के मामलों में मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, उसके बाद भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। और सभी समुदायों के बीच में सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति एक अच्छा नज़रिया होना चाहिए और हमारी एक ही दृष्टि होनी चाहिए, वो दृष्टि है मातृभूमि की प्रगति। अगर हम सभी सवालों पे जो हिंदुस्तान को प्रभावित करते हैं उस पे गहराई से विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि ये सारे सवाल हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, यानी हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। हमें साथ ही डूबना है और साथ ही तैरना है। जहाँ तक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात है, इसका वो लगातार विरोध कर रहे थे। 1906 से 1915 के बीच में भी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का कई बार विरोध किया, उसमें से कुछ का मैं जिक्र करूंगा आपसे। जहाँ तक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात है, मेरी अपनी समझ में कई तरह की राय है, पर इसका कोई कारण नहीं है कि अगर हम मिल बैठ करके बैठेंगे तो इसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। ये उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में 1915 में कहा। इसके बारे में सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में मैं अलग से बात करूंगा। अभी मुस्लिम लीग की जो एक हमारे मन में समझ है कि वो 1906 से लेकर के 1946-47 तक एक ही मुस्लिम लीग है, एक ही जैसी मुस्लिम लीग है, वो एक ही जैसी मुस्लिम लीग नहीं है। हम ये भी भूल जाते हैं कि 1914 तक जिन्ना मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं थे, और जो मुस्लिम लीग का हिस्सा थे उसमें कैसे लीडर्स थे उसका एक नमूना मैंने आपके सामने रखा है। 1916 में जब कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ तो उस कांग्रेस लीग पैक्ट के बाद वो समझौता और पुख्ता हो गया, और उसमें भी उसमें जिन्ना को ज़्यादा श्रेय दिया जाता है, पर जैसा मैंने बताया जिन्ना कोई 1-2 साल पहले ही मुस्लिम लीग में आए थे, उससे पहले वो मुस्लिम लीग में नहीं थे। मौलाना आज़ाद उस समय मौजूद नहीं थे उस सम्मेलन के लिए, उसमें भी मजरूल हक की एक बड़ी हिस्सेदारी थी उस सवाल के ऊपर भी। तो ये मुस्लिम लीग जो है इसके बारे में वो लगातार उसकी नीतियों में परिवर्तन की कोशिश कर रहे थे, और जब नॉन कोऑपरेशन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन और खिलाफत शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत के बाद जब वो व्यवहार में गांधी जी उस आंदोलन के सर्वोच्च नेता बने और व्यवहार में सारे काम कांग्रेस के नाम से होने लगे, तो उन्होंने ये भी लिखा कि अब मुस्लिम लीग की राजनीतिक कारणों से कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ तक राष्ट्रीय सवाल है, राजनीतिक सवाल है, उसमें कांग्रेस ही हमारी एकमात्र संस्था है। हाँ, मुसलमानों के कुछ अर्धधार्मिक, धार्मिक, सामाजिक सवाल होंगे, उनके लिए मुस्लिम लीग को हम कायम रख सकते हैं, पर राजनीतिक क्षेत्र में मुस्लिम लीग के स्वतंत्र अस्तित्व की कोई ज़रूरत नहीं है। इस आशय का उन्होंने लेख जो है लिखा, और कई सम्मेलनों में इस बात को उन्होंने लिखा, और कई सालों तक मुस्लिम लीग की स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका जो है वो लगभग खत्म सी हो गई थी, कोई भूमिका उसकी रह नहीं गई थी। तो मुस्लिम लीग का 1906 से 1937 तक और 47 तक एक कंटिन्यूटी देखना, उसको एक ही संगठन समझना, एक ही नीतियों पे चलना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम लीग में बहुत सारे, जैसे हिंदू सभा में बहुत सारे राष्ट्रवादी हिंदू थे, लाला लाजपत राय हिंदू महासभा में थे, कांग्रेस में भी थे। अंग्रेज़ों की लाठी से उनकी मौत हुई,
मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा में थे और वो कई आंदोलनों में हिस्सेदार रहे। उन सबको हम नेशनल हीरोज़ मानते हैं और हमें मानना ही चाहिए, क्योंकि मदन मोहन मालवीय का, लाला लाजपत राय का राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। पर उसी तरह से अली इमाम का, हसन इमाम का, मौलाना मजरूल हक का, हकीम अजमल खां का, मुकीम अंसारी का, मतलब आप गिनती नहीं कर सकते हैं कितने मुसलमानों को जिनको हम केवल और केवल, हमारी नज़र में अगर मुसलमान है तो वो एक मुस्लिम सेपरेटिस्ट ही होगा, इसके अलावा क्या हो सकता है। इन सब का आज़ादी के जंग में उसी ढंग से बहुत बड़ा योगदान है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। जो दूसरा सवाल है सेपरेट इलेक्टोरेट का, अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग जो डेलीगेशन वाइसराय से मिला उसने की। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम लीग की डिमांड थी। सेपरेट इलेक्टोरेट मॉडल मिंटो रिफॉर्म में लागू कर दिया गया, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के बहुत मुसलमानों के अंदर लगातार काफ़ी चर्चा रही। उसमें एक राय नहीं थी सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर। सेपरेट इलेक्टोरेट परमानेंट है या टेम्पररी है, इसको लेके मुसलमानों के अंदर बहुत बहस थी, मुस्लिम नेताओं के अंदर बहस थी। अगर है भी सेपरेट इलेक्टोरेट तो क्या कोई ऐसा अरेंजमेंट किया जा सकता है जिससे सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म कर दिया जाए, इसके बारे में भी बहुत चर्चा थी। क्योंकि कहीं न कहीं सामान्य तौर पर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, ये अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रीय नेताओं की समझ थी। मोहम्मद अली जिन्ना भी बहुत समय तक सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोधी थे और मजरूल हक तो शुरू से ही सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोधी थे। वो लगातार उन्होंने इस बात को कहा, कई आधार पे उन्होंने कहा। 1908 में उन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन मंडल जो है वो ठीक नहीं है। 1908 में, 1906 में वो मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, केवल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करते हैं। मजरूल हक बिहार में मुस्लिम लीग के भी बड़े पदाधिकारी हैं, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी पदाधिकारी हैं, कभी सेक्रेटरी हैं, कभी प्रेसिडेंट हैं, और होम रूल लीग के भी पदाधिकारी। और ऐसा सभी के बारे में, कोई मजरूल हक की बात नहीं है। जितने भी बड़े नेता हैं उस समय के, हिंदू या मुसलमान, वो अक्सर समाजी संगठनों के और राजनीतिक संगठनों के और अभियानों के, तीनों के नेता हैं। होम रूल के नेता क्यों हैं कांग्रेस के जब नेता हैं तो? क्योंकि कांग्रेस एक निश्चित तौर पर एक कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन गांधी जी से पहले नहीं थी। जब होम रूल लीग बनाया गया तो इसीलिए बनाया गया कि होम रूल लीग होम रूल के सवाल पर एक एजिटेशन खड़ा करेगी। इसलिए कांग्रेस भी है तो होम रूल भी है। कांग्रेस के ही सभी लोग होम रूल लीग में भी शामिल हैं। 1908 में वो कह रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो ठीक नहीं, प्रस्ताव रख रहे हैं इसके बारे में। 1911 में जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ, प्रांतीय सम्मेलन का मतलब है एक तरह की स्टेट कांग्रेस, एक सालाना कांग्रेस होती है जो देश भर की कांग्रेस होती है, उसको कांग्रेस कहते हैं। और हर राज्य में आमतौर पे हर साल नहीं भी तो रेगुलर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होती थी, उसको वो एक ढंग से उस राज्य की कांग्रेस होती थी। उसमें 1911 में जिसमें वो अध्यक्ष हैं प्रांतीय सम्मेलन के, उसमें वो कहते हैं कि इसको एक अस्थाई, एक टेम्पररी बुराई की तरह मान लेना चाहिए। पर वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये अभी सेंट्रल लेजिस्लेचर में है और प्रदेश के लेजिस्लेचर में है, पर इसका विस्तार लोकल बॉडीज़ में नहीं होना चाहिए।
पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में लोकल बॉडीज़ में कुछ इलेक्टेड मेंबर्स को पावर दी गई थी, जहां हिंदुस्तानियों के द्वारा चुने हुए लोगों के पास एग्जीक्यूटिव पावर थी, कुछ फंड था। तो वो ये भी आर्गू कर रहे हैं कि चलो वहाँ अस्थायी बुराई के तौर पे हम मान लेते हैं, क्योंकि उनकी कोई वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं। वहाँ सरकार का ही बहुमत होता है, सरकार जो चाहती है वही होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो उस समय हैसियत थी वो कागज़ पे भी केवल एडवाइजरी हैसियत थी। तो वहाँ पर अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट से भी चुन के जाते हैं तो देश का कोई बहुत नुकसान उससे नहीं होता है। पर जहाँ हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर है, जहाँ हमें लोगों के हक में कुछ काम करने हैं, वहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहाँ ज्वाइंट इलेक्टोरेट ही होना चाहिए, और जो भी चुना जाना चाहिए वो सबके लिए चुना जाना चाहिए, सबके वोट से चुना जाना चाहिए, जिससे वो सबका काम कर सके। तो इसका विस्तार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। और वो पॉलिटिकल थ्योरी की भाषा में कहें तो उस हिसाब से भी वो आर्गू करते हैं। ये मैंने पहले आपको बताया नहीं, वो लंदन में महात्मा गांधी अली इमाम के समकालीन थे, वहीं से उन्होंने बैरिस्ट्री की थी, वहीं से बैरिस्ट्री करके आए थे। और जब तक नॉन कोऑपरेशन में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन में उन्होंने वकालत छोड़ नहीं दी, तब तक जैसे मोतीलाल नेहरू या चित्तरंजन दास या साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जिस ढंग से अमीरी का और शान शौकत का ज़िंदगी व्यतीत करते थे, उसी किस्म से मौलाना मजरूल हक एक बहुत ही अमीर सफल बैरिस्टर थे और बहुत शौकीन आदमी थे। लेकिन जब वो राजनीतिक सवालों पे बात करते हैं तो वो इस बात को कहते हैं कि एक ही संप्रदाय के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो होगा वो खराब प्रतिनिधि होगा, सभी संप्रदायों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जो है वो बेहतर प्रतिनिधि होगा। इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट को किसी भी हद तक इसका विस्तार नहीं होना चाहिए। एक एविल है, टेम्पररी एविल है, उसको देखेंगे, लेकिन इसके विस्तार का कोई सवाल ही नहीं है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट कोई मुस्लिम पॉलिटिकल क्लास का एक परमानेंट स्थायी समझ थी और वो लगातार केवल इसके लिए काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। और ये एक बार नहीं, ये मुस्लिम नेताओं के द्वारा बार बार इसके बारे में चर्चा हुई और कई बार उनकी तरफ से इस तरह के ऑफ़र आए जिसमें वो सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ने के लिए तैयार थे, जिसको आज हम बिल्कुल भी नहीं जानते इस बात को। और अली इमाम ने, कभी उनके बारे में बात करेंगे, एक बार कहा था कि जो मुसलमानों की हैसियत है इस देश में वो कैसे तय होगी। उन्होंने कहा ये जो रियायतों की लूट चल रही है, ये रियायतों की लूट से मुसलमानों का हिस्सा इस देश में नहीं बनेगा, कानूनों से नहीं बनेगा। मुसलमानों का इस देश में हिस्सा, इस देश में हैसियत, राष्ट्रीय संघर्ष में उनकी हिस्सेदारी कितनी है इसके अनुपात से तय होगा। तो जैसा मजरूल हक की बहुत सारी बातों का मैंने जिक्र किया और कहा कि वो केवल उनकी बात नहीं है, ऐसे ही जो अली इमाम का ये बयान है, ये बयान से मजरूल हक पूरी तरह से सहमत हैं और इसलिए वो बार बार ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात करते हैं। और जब लखनऊ पैक्ट होता है तो वहाँ पर भी वो, उनका तर्क यही है कि अभी इसको एक टेम्परेरी अरेंजमेंट की तरह मान लिया जाए और बाद में जब साथ काम करेंगे, साथ आंदोलन करेंगे, क्योंकि लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय लक्ष्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं मजरूल हक कि ये जो पंजाब में हिंदुओं की अलग शिक्षण संस्थाएं बनी और मुसलमानों की अलग शिक्षण संस्थाएं बनी हैं, ये बहुत ही घातक है। ये देश को
तोड़ने वाली हैं। शिक्षण संस्थाएं अलग अलग नहीं बननी चाहिए। शिक्षा की ज़रूरत है हिंदुस्तानियों को, सबको ज़रूरत है शिक्षा की। शिक्षा के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, लेकिन अलग अलग शिक्षण संस्था, धार्मिक आधार पे अलग अलग संस्थाएं बना करके अलग अलग शिक्षण संस्थाओं का इंतज़ाम हमको नहीं करना चाहिए। ये कुछ सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में, चूँकि वो जल्दी मुख्य राजनीति से हट गए 1924-25 के आसपास, इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में जो बाद में बहसें चली उसका जिक्र मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। जब हम अली इमाम या हसन इमाम के बारे में बात करेंगे तो वहाँ उसके बारे में बात करेंगे, पर इतना बताना ज़रूरी था कि सेपरेट इलेक्टोरेट कोई मुस्लिम राजनीति की पत्थर की लकीर नहीं थी, और मुस्लिम राजनीति ने कई बार सब कुछ शर्तों के साथ सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ने की पेशकश भी की। ये भी हमको मालूम होना चाहिए। जो तीसरी बात जो मैंने शुरू में कहा था, जिसको लेकर के भी काफ़ी गलतफहमी रहती है, कि नेशनल मूवमेंट में मुसलमानों का पार्टिसिपेशन क्या था। वो तो पाकिस्तान चाहते थे। 1946-47 में इलेक्शन हुआ तो सारी मुस्लिम सीटों से मुस्लिम लीग को जीत मिल गई, बहुमत मिल गया, अपार बहुमत मिल गया। तो वो मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया, और 46-47 में वोट दिया ऐसा नहीं है, वो तो शुरू से ही सेपरेट इलेक्टोरेट थे, अंग्रेज़ों के दलाल थे, लॉयलिस्ट थे, और राजनीति में अगर आए भी कुछ समय के लिए तो वो तो खिलाफत के सवाल, चूँकि उनको इतना खिलाफत से मोहब्बत थी, अपने धर्म से उनको इतनी मोहब्बत थी। इतने कॉमनल होते हैं मुसलमान, देश तो उनके लिए कोई महत्व रखता नहीं है। खिलाफत का इतना महत्व था कि उसके लिए वो आंदोलन में आ गए। खिलाफत नहीं तो खिलाफत से पहले वो कभी आंदोलन में नहीं आए, खिलाफत के बाद वो कभी आंदोलन में नहीं आए। ये एक प्रचार जो है वो लगातार चलता रहता है। मौलाना आज़ाद जब खिलाफत शुरू हुआ तो 3 साल से जेल में थे, जब कोई खिलाफत आंदोलन नहीं चल रहा था। तो क्रांतिकारी आंदोलन में जो मुसलमानों की भूमिका थी वो तो एक अलग सवाल है। जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो उसमें खिलाफत के ऊपर तो कोई प्रस्ताव, लखनऊ पैक्ट में कोई प्रोविज़न है इसका, कम से कम मुझे तो जानकारी नहीं। तो खिलाफत उसमें कोई मसला नहीं था। जब 12-13 के पास मुस्लिम लीग ने आज़ादी के बारे में वही लक्ष्य अपना लिया जो कांग्रेस का था, उस समय खिलाफत का कोई बड़ा मसला नहीं था किसी किस्म का। और बड़ी संख्या में खिलाफत से पहले और खिलाफत के बाद जब नॉन कोऑपरेशन का आंदोलन वापस हो गया, और वापस ही नहीं हो गया, खिलाफत का मसला भी ख़त्म हो गया। टर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खुद ही खिलाफत को ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद क्या मौलाना आज़ाद, अंसारी, हकीम अजमल खां, मजरूल हक, अली इमाम, हसन इमाम, ये सब क्या वापस सांप्रदायिक राजनीति में चले गए? ये सब लोग राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बने रहे, बड़े बड़े नेता बने रहे। और हर राज्य में ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त आपको मिलेगी। और जो मुस्लिम माइंड के बारे में जो ये बात कही जाती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंगली ये एक थीसिस है सैयद महमूद के बारे में। ये सैयद महमूद 1937 में बिहार में जब मंत्रिमंडल बना कांग्रेस का, अंग्रेजी राज के टाइम में, तो बहुत कम मंत्री होते थे उस मंत्रिमंडल में, कुछ ही होते थे। उसमें से एक मंत्री थे सैयद महमूद। बाद में
इंग्लैंड में या कहीं एम्बेसडर भी बन के गए। केंद्र में भी स्टेट रैंक के मिनिस्टर थे, लेकिन ज़्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर से ज़्यादा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के उस मिनिस्ट्री का चार्ज प्राइम मिनिस्टर के पास था। सैयद महमूद का एक कोई 1966 के आसपास नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम लाइब्रेरी में एक लंबा इंटरव्यू लिया, जिसका इस थीसिस में जिक्र है, और उसमें से 2 वाक़ये मैं आपको बताता हूँ जो 1907 के आसपास के हैं। 1907 के आसपास, और ये अलीगढ़ की बात, क्योंकि जिन्ना और सेपरेट इलेक्ट्रेट और इन सब के साथ अलीगढ़ एक और विलेन है कि अलीगढ़ पाकिस्तान बनाने के लिए ही बनाया गया था। तो वो अलीगढ़ के आसपास की, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात बता रहे हैं, जहाँ 1907 में स्टूडेंट, जहाँ से उनको रस्टिकेट कर दिया गया, जिसके बाद वो भी फिर लंदन में चले गए, और शायद वो भी जवाहरलाल नेहरू जब वहाँ पढ़ रहे थे उस समय वो वहाँ पढ़ रहे थे। तो वो लिख रहे हैं कि 1907 में गोपाल कृष्ण गोखले अलीगढ़ आए, और जब वो अलीगढ़ आए तो जैसा उस समय का चलन था कि जो उनका घोड़ा गाड़ी थी, तो उस समय का चलन था कि जो नौजवान लोग होते थे वो घोड़े खोल देते थे, और घोड़े की जगह खुद उस रथ को, वो उस बग्गी को खींचते थे। ये राष्ट्रीय नेताओं के सम्मान का एक तरीका था। तो 1907 में जब गोखले आए अलीगढ़ में तो ऐसा ही हुआ, और उसके बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद और गोखले जिंदाबाद के नारों से की गूंज थी। और जब गोखले ने इतना शोर सुना तो वो कैरेज से जब बाहर निकले तो उनके आँखों से आंसू निकल रहे थे, और उन्होंने मोहम्मद अली से कहा कि अब मैं एक अच्छी मौत मरूंगा। जब मैं इतने नौजवान मुसलमानों को इतने उत्साह के साथ हिंदुस्तान और मेरा जिंदाबाद करते हुए देखता हूँ, तो अब मेरे मन में कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जल्दी आज़ाद होगा। ये 1907 का वाक़या है और अलीगढ़ का वाक़या है। खिलाफत का कोई सवाल उस समय तक नहीं है किसी किस्म का। लगभग उसी समय का एक वाक़या का और वो जिक्र करते हैं, जब लाला लाजपत राय को डिपोर्ट किया जाता है। लाला लाजपत राय को और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को हिंदुस्तान से बाहर, आजकल भी तरी पार करते हैं, तो उस समय उनको हिंदुस्तान से ही तरी पार कर दिया था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब में। तो अलीगढ़ के जो स्टूडेंट्स थे वो उन्होंने जा कर के इस बात का एक्सप्लेनेशन मांगा कि ये काम सरकार कैसे कर सकती है, लाला जी को देश से बाहर निकालने की हिम्मत सरकार कैसे करती है। स्टूडेंट्स ये जाकर के अधिकारियों से ये कह रहे हैं। ये 1907 की बात है। तो खिलाफत आंदोलन से मुसलमान राष्ट्रीय राजनीति में आए, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और खिलाफत का सवाल असल में क्या है, इसके बारे में लंबी चर्चा की ज़रूरत होगी। किसी दिन इसके बारे में चर्चा भी करनी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में बहुत गलतफहमी है। खिलाफत सैकड़ों सालों तक मुस्लिम दुनिया में खिलाफत का कोई महत्व नहीं रहा है। जब हिंदुस्तान में मुग़ल शासन करते थे तो क्या हमारे किसी बादशाह ने खलीफा को खलीफा माना क्या? इसका कोई प्रमाण है क्या किसी किस्म का? इसका कोई प्रमाण नहीं है किसी किस्म का। खिलाफत का मुद्दा क्यों 19वीं 20वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना, ये बिल्कुल एक अलग कहानी है। आज और हिंदुस्तान की राजनीति से उसका कैसा संबंध बन गया, ये भी एक समझने की बात है। और खिलाफत तो ख़त्म हो गई।
तो जब खिलाफत ख़त्म हो गई तो उसके बाद यंग टर्क्स के साथ, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के साथ हिंदुस्तानी मुसलमानों का जो राष्ट्रीय आंदोलन में थे उनका क्या रिश्ता था? उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में क्या रुख रखा? उसको गाली दी क्या कि आपने खिलाफत क्यों ख़त्म कर दी? मौलाना आज़ाद जब अध्यक्ष बने कांग्रेस के तो उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल पाशा को बधाई दी उनकी सफलता के लिए। तो ये जो एक प्रचार है, ये प्रचार जो है वो एक बिल्कुल बेमतलब प्रचार है। और नॉन कोऑपरेशन में जो उनकी भूमिका थी मजरूल हक की, खिलाफत में जो उनकी भूमिका थी, उससे पहले एक जिसकी वजह से वो बिहार के इतने बड़े नेता और सर्वमान्य नेता बने, वो बिहार राज्य के आंदोलन की वजह से। बंगाल के पार्टीशन के बारे में हम लोग जानते हैं सब। 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो उस पार्टीशन में जो पूर्वी बंगाल का इलाका था जिसमें मुसलमानों का बहुमत था उसको अलग कर दिया गया था। लेकिन जो बंगाल, दूसरा बंगाल था, उसमें केवल बंगाल नहीं था, उसमें बिहार भी था, उसमें उड़ीसा भी था। और देश भर में जो राष्ट्रीय राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता थे, दूसरे नेता थे, वो सब बंगाल विभाजन के खिलाफ थे। लेकिन बिहार में बंगाल और जो ज़्यादातर मुस्लिम ओपिनियन था बंगाल में, वो बंगाल विभाजन के पक्ष में था। पर बिहार के मुसलमानों ने अपने बंगाल के मुसलमानों की नीति अख्तियार नहीं की, और बिहार के हिंदुओं ने भी जो बंगाल विभाजन के खिलाफ जो बहुत जोरदार आंदोलन था उसमें हिस्सेदारी नहीं की। ये भी ध्यान रखने की बात है। 1905 में बिहार हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, उस समय भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, पर वहाँ के हिंदू और मुसलमान दूसरे राज्यों के हिंदू और मुसलमानों से एक अलग रुख अख्तियार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अलग रुख अख्तियार? क्योंकि वो अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य चाहते हैं। बिहार के मुसलमान भी स्वतंत्र राज्य चाहते हैं, बिहार के हिंदू भी एक स्वतंत्र राज्य चाहते हैं। और बिहार में जो हिंदू और मुसलमानों की जो एक एग्जेम्पलरी यूनिटी 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में और 20वीं शताब्दी में बनी, उसका कारण एक कॉमन स्टेट के लिए एक कॉमन मूवमेंट था, जिसमें पूरी तरह से हिंदू और मुसलमान भागीदार थे उसमें पूरी तरीके से। और उनका ये कहना था कि आप विभाजन करो, लेकिन विभाजन में बिहार को अलग करो बंगाल से। और ये जो आंदोलन हुआ, इसी आंदोलन में मजरूल हक, अली इमाम, हसन इमाम, सजदानंद सिन्हा, महेश नारायण सिंह, दीप सिंह, ये सब ज्वाइंट लीडर के तौर पर उस आंदोलन के में उभरे। और जिसका मैंने जिक्र किया 1915 में, जब सजदानंद सिन्हा और मजरूल हक, एक मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट, एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट, एक ही ट्रेन से गए, एक दूसरे को अपना भाषण दिखाया। तो ये अचानक कोई पैक्ट नहीं हुआ, ये दशकों से एक साथ काम करने वाले लीडर्स थे, जिनका एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास था, एक दूसरे की ईमानदारी के ऊपर, सांप्रदायिक सवालों पर, सद्भावना के बारे में उनका पूरा विश्वास था, इसलिए इस किस्म का रिश्ता उनका था। तो जो पॉलिटिक्स है उसको केवल एक ही नज़रिए से देखना कि हिंदू हैं और मुसलमान हैं, उनके हित अलग हैं, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, हिंदू बहुमत में थे, इसलिए मुसलमानों के लिए एक ही उपाय था कि वो पार्टीशन की तरफ जाएं, ये राजनीति की सच्चाई नहीं है। अलग अलग प्रांतों में राजनीति अलग अलग है। पंजाब में अलग है, बंगाल में अलग है, बिहार में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है। तो हिंदू मुसलमानों के आपसी संबंध किस ढंग के बनते हैं,
हिंदू मुसलमानों के राजनीतिक संगठनों के आपसी संबंध किस ढंग से बनते हैं, ये कई परिस्थितिजन्य कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन आम तौर पर हिंदू और मुसलमानों का राजनीतिक नेतृत्व काफ़ी एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय से काम कर रहा था और राष्ट्रीयता के सवाल पर काफ़ी हद तक एकजुटता थी। जो मतभेद के सवाल थे, उन सभी मतभेदों के सवालों पर उनके बीच में मतभेद नहीं थे, ऐसा नहीं, मतभेद थे। राष्ट्रीय आंदोलन में रणनीति को लेकर मतभेद थे, मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, मतभेद थे, नास्तिक थे, धार्मिक थे, मतभेद थे। कई तरह के मतभेदों में हिंदू मुसलमान के सवाल पर भी मतभेद थे। वो भी कोई एक तरह के मतभेद नहीं थे, क्योंकि ना हिंदू सब एक तरह के थे, ना मुसलमान सब। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष वाला हिस्सा है, उसके बाहर वाला जो हिस्सा है वो तो एक अलग बात है। उनसे तो मतभेद एक अलग किस्म के मतभेद थे। तो मतभेद थे, पर उन सभी मतभेद के सवालों पर लगातार संवाद चलता रहता था और संवाद के द्वारा उसका समाधान ढूंढने की कोशिश लगातार की जाती थी। तो ये एक पृष्ठभूमि है जिसमें मजरूल हक की भूमिका और उनके माध्यम से मुस्लिम नेतृत्व की भूमिका को हम देख सकते हैं। धन्यवाद रंजीत जी।